संबंध 1965 से 80। नोट भी करवा दिए थे ना? जी सर, 1965 से 80 तक नोट करवाए थे। क्या बात? यही सोचने से शादी तय लास्ट पॉइंट क्या हुआ? सर लास्ट हेडिंग चलने दी। सर लास्ट वाली हेडिंग पूछ रहे हैं। सर, भारत चीन संबंध 1965 से 80 तक। इसमें लास्ट लाइन लिखवा है, कुछ समय तक बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनने से रोका। उसी में सपनों की तरह। ठीक, ये बता दिए जो बताया थे कि अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करके तो रोक रहा था, बाद में मान कर दिए। देखिए इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब जैसे 80 के बाद क्या स्थिति है, तो 80 के बाद जो है भारत चीन संबंध की विषय पर ज्यादा हो रहा है कि हम अपने व्यापार को बढ़ावा दें, लेकिन उसके पहले भी कई मुद्दे हुए। जैसे 80 के समय एक सिक्किम मुद्दा भी था, इसी पीरियड में 65 और 80 के बीच। सिक्किम का भारत कब बना था? 75। इसी पीरियड में वो भी था। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 75 में दिया गया। ये पूछता है, ऐसे भी पूछ लेता है पोल्टी, इस संविधान संशोधन के तहत 36 में कई बार पूछा। तो सिक्किम की समस्या क्या थी? सिक्किम में चोग्याल शासक थे। चोग्याल एक वंश था, चोग्याल, और सिक्किम स्वतंत्र था। तो वहां पे इनके खिलाफ क्या हुआ? विद्रोह हो गया चोग्याल शासकों के खिलाफ। वहां की जनता, तो वहां के जो शासक थे उन्होंने भारत से मदद मांगी और कहा कि आप हमको मदद करिए। तो भारत क्या किया? भारत ने सिक्किम को अपने में विलय करने की स्वीकृति दे दी और सिक्किम का विलय भारत में हो गया। ये घटना कब की है? 74-75। इस पर चाइना क्या करता? चाइना ने विरोध दर्ज कराया। चाइना ने आरोप लगाया कि भारत जानबूझ के उसको डरा धमका के अपने साथ कर लिया है। अब बहुत दिनों तक चाइना जो है सिक्किम को मान्यता नहीं देता था। सर ये स्वतंत्र राजवंश था। हाँ? सर ये स्वतंत्र राजवंश था। हाँ चोग्याल। हाँ, जैसे वहाँ पे भारत में तो मिल गया था, लेकिन वहाँ पे शासक व्यवस्था थी और भारत में पूर्ण रूप से नहीं मिला था। पूर्ण रूप से कब मिला? 1975 में। और इसमें संविधान संशोधन करके बाकायदा इसको शामिल कर लिया गया। चीन इसका विरोध करता था। भारत में मिल गया। चीन विरोध करता था। चीन क्या करता था कि उसने डरा धमका के सिक्किम को हड़प लिया है। इसके बाद चीन ने भारत पर कई आरोप लगाए कि भारत जो इस क्षेत्र में अपने पड़ोसियों को, छोटे छोटे पड़ोसी हैं, इनको डरा रहा है, धमका रहा है। पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया। फिर श्रीलंका में अपनी ज़्यादागिरी दिखाता है। फिर इधर पाकिस्तान के अलावा मालदीव में भारत को करता है। नेपाल ने, क्योंकि नेपाल से भी कई ऐसी संधियां हुई थी जो नेपाल बाद में जाके क्या करता था, वहाँ इसकी समीक्षा की जाए। तो चीन को इस समय मौका मिला इस सिक्किम मामले में, लेकिन भारत इस बात को नहीं माना। दृढ़तापूर्वक कहा कि यह भारत का और चीन इसको मानता नहीं दे रहा था। जाके अब इधर जाके 2006 में उसके विचारों में और उसकी जो आइडियोलॉजी चेंज आया है कि वहाँ सिक्किम को भारत का नहीं मानता है।
नहीं तब तक क्या करता था, इसको भी विवादित मानता रहता था। ये नोट कर लीजिए, सिक्किम मुद्दा नंबर 4 लाइन। हेडिंग डाल के सिक्किम। हाँ हेडिंग से सिक्किम है। हाँ, सिक्किम मुद्दा या सिक्किम विवाद डाल लीजिए, तो 2 लाइन जो चीज बताए हैं वही नोट कर लीजिए आप। जब सिक्किम में वहाँ की जनता ने जो विराट शासकों के विरुद्ध 1974 और 75 में विद्रोह कर दिया, 1974-75 में विद्रोह कर दिया, तो चीन में बहुत तीखी प्रक्रिया हुई। चीन में बहुत तीखी प्रक्रिया हुई। बाद में सिक्किम के प्रार्थना को भारत द्वारा स्वीकार कर लिया गया। बाद में सिक्किम के को भारत द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विलय की स्वीकृति दे दी गई। विलय की स्वीकृति दे दी गई। इससे चीन और उग्र हो गया। इससे चीन उग्र हो गया और भारत पर आरोप लगाया कि भारत की नीति विस्तारवादी का मतलब क्या हुआ कि अगल बगल क्षेत्र का विस्तार। हाँ, हम अपने उसको विस्तार कर लें। जो कि यह आरोप निराधार है, था। आरोप निराधार। देखिए, चीन कई बिंदुओं पर भारत को आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। क्या हुआ, छूट गया क्या? इसको कई पॉइंट में जो चीज बोला हूं उसको एक बार नोट कर लीजिए, जैसे पॉइंट वाइज रहेगा, सही नोट करिए आगे। उसी में चीन ने भारत के खिलाफ जो आरोप लगाए वो निम्न है। आप लोग नोट्स भी बनाया करेंगे तो पॉइंट बनाएंगे। पूरे नोट्स को एक पेज में अगर बना लेते हैं पॉइंट वाइज करके, तो एग्जाम के समय क्या होता है, रिवाइज करने में आसानी रहती है। कोई भी नोट्स बनाइए तो पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश करें, जो निम्न प्रकार। अब इसमें नोट करिए, पहला या डैश दे के इसे कर लिया करिए, एरो बना के। भारत अपने पड़ोसियों को भयभीत कर रहा है। उसका क्या आरोप था? भारत अपने पड़ोसियों को डरा रहा है या भयभीत कर रहा है।
लोगों को लगता है कि भारत पड़ोसियों को भयभीत कर रहा है। आप लोग को पड़ोसियों के जितने संबंध हैं सबसे में अब तक पढ़ाया जा चुका है। नहीं नहीं सर। सर, मित्रता बिल्कुल नहीं। मित्रतावादी वो तो क्या- मित्र तो व्यवहार रखता है, सबको गुरु आपकी सहायता करता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है? या तो खुद पलटते हैं या तो चीन के बहकावे में आते हैं। ये आरोप कैसा है? निराधार। अगला पॉइंट नोट करिए, उसने सिक्किम को हड़प लिया। उसने सिक्किम को हड़प लिया। दूसरा आरोप लगाया कि सिक्किम को हड़प लिया, जबकि सिक्किम के शासकों ने क्या वहां किया था? खुद प्रार्थना पत्र दे के निवेदन किया था। और नेक्स्ट नोट करिए, उसने पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया। ज्यादा खुन्नस चीन को कहां से रहती है? पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया। और भारत पाकिस्तान संबंध और बांग्लादेश दोनों पड़े होंगे, तो भारत की भूमिका कैसी थी? वो तो युद्ध रोकना चाहता था, वो तो तत्कालिक परिस्थितियों में उसको बांग्लादेश की सहायता करनी पड़ी। अब कोई भी देश रहता है तो अपनी रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से ये सोचता है कि हम मजबूत रहें, हमारे पड़ोसियों से संबंध अच्छा रहे। जब पाकिस्तान से संबंध अच्छा नहीं रहेगा, मान लीजिए भारत ने हेल्प किया था, इसलिए किया कि उसका हवाई मार्ग और सब पाकिस्तान से आना जाना, कभी अगर पाकिस्तान से युद्ध हो तो दोनों तरफ से भारत गिरता है, पूर्वी और पश्चिमी छोर पे। अगला नोट करिए, वह नेपाल में राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहा है। नेपाल में राष्ट्र विरोधी क्या होता है? राष्ट्र के खिलाफ, जो देश के खिलाफ काम करे, जिसका कि भारत के आईपीसी में प्रावधान है कि राष्ट्र के खिलाफ आप कोई कार्य करते हैं कोई, तो उस पर कदमा चलाया जाएगा, जिसको राजद्रोह बोला जाता है। एनएसए दूसरा चीज है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बढ़ाने के आरोप में, उसमें वो बात को जोड़ा गया है, लेकिन जो आईपीसी में है वो दूसरी चीज, वही उसी से वो बनाया गया। एनएसए हुआ कि राष्ट्रीय राष्ट्रता, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और जो राजद्रोह का मुकदमा है वो दूसरा तरीका है। कई बार सरकारें क्या करती हैं, उनके खिलाफ अगर सही चीज की आलोचना हो तभी वो राजद्रोह को मामला कर लेती है, राष्ट्रपा लगा देती है। एक बार तो 2012-13 की बात है, एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया था, उस पर भी राजद्रोह का मुकदमा हो गया था। कई चीज़ें इन चीज़ों से छूट रहती है कि आप कार्टून बना रहे हैं, कहीं कभी सम्मेलन हो रहा है तो उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं कि वो लोग नेता को नहीं करेंगे तो उनके भक्त लोग कर देते हैं या खुद करवा देते हैं। तो नेपाल के आरोप लगाया नेपाल के बारे में कि भारत वहाँ पे राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा देता है। अगला, तिब्बत के विद्रोहियों को शरण और सहायता दे रहा। तिब्बत के विद्रोहियों को शरण एवं बढ़ावा दे रहा। देखिए, नोट करिए, हो गया, तिब्बत के विरोधियों को शरण एवं बढ़ावा दे रहा है। देखिए कैसे दोहरी बातें कर रहा है। एक तरफ तो कर रहा है कि भारत सबको भड़का रहा है, जबकि वो तिब्बत क्या किया है, अवैध कब्जा किया है, बलपूर्वक, सैन्य पूर्वक। अब उसमें भी वो आरोप लगा रहा है भारत पे कि बढ़ावा दे रहा है, जबकि भारत ने क्या किया, केवल शरण दी। दलाई लामा और लोगों को विश्वास, अगर भारत पहले ही इतना विरोध किया होता, क्योंकि एक समझौते में भारत ने खुद स्वीकार कर लिया था तिब्बत के रूप को, अगर इतना पहले ही विरोध किया होता तो तिब्बत और मिला ही नहीं होता।
विरोध किया होता, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और साथ में लिया होता, तो तिब्बत न मिलता तो भारत के लिए इतना मुश्किल ही नहीं रहती, क्योंकि बीच में तिब्बत रहता। और तिब्बत से भारत का संबंध कैसा? मित्रवत था। मित्रों, ये हो गया कि जो उसमें आरोप लगाता है। एक चीज लास्ट में नोट करा दे रहे हैं, 2003 तक चीन ने सिक्किम संबंधी 3 तक चीन ने सिक्किम संबंधी अपने विचारों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। परिवर्तन करना शुरू कर दिया। और अंततः 2006 में हाँ 6 में सिक्किम को भारत का हिस्सा स्वीकार कर लिया गया। औपचारिक रूप से लिख लीजिएगा, 2006 में सिक्किम को भारत का औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप का मतलब कि ऑफिशियल हो जाए, भारत का हिस्सा स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से मान गया, इसके पहले भी कई बार जब आरोप लगाता था तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, इंदिरा गांधी ने इसका बहुत विरोध किया। वो कहे कि सिक्किम पर चीन को कोई बोलने का हक नहीं। उन्होंने कई मुद्दों पर, कई मंचों पर इस चीज को उठाया। ये हो गया, उसी पार्ट में था कि 80 तक, 65 से 80 तक का जो घटनाक्रम था। अब हम लोग बढ़ते हैं 80 के बाद की स्थिति क्या है। पूरी तरीके से 80 के बाद देखिए क्या हुआ कि दोनों देशों में उस तरह की प्रतिक्रिया हुई नहीं, और ये माना गया क्या, ये माना गया और दोनों देशों ने स्वीकार किया कि हम अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दें। दोनों व्यापारिक, आर्थिक और जितने सहयोगी सांस्कृतिक शिक्षा के संबंध में इन चीज़ों पे वो कहे कि सीमा विवाद को हम एक तरफ रख के इन चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे, जो कि अभी भी चल रहा है। सीमा विवाद चीन क्या करता है हमेशा कि सीमा विवाद को हम वहीं छोड़ देते हैं। सीमा विवाद को ठीक है कि जब विवाद है तो उसको रहने दिया जाए, लेकिन भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि सीमा विवाद भी हल हो जाए, क्योंकि एक विवाद अगर किसी के साथ बना हुआ है, आगे की बातचीत नहीं हो सकती, कहीं न कहीं मन में शंका रहती है, संदेह रहता है। 80 के बाद दोनों के विचारों में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। बस इसको नोट कर लीजिए आप, इतने हेडिंग क्या रहेगा सर? नोट कर, हेडिंग डाल लीजिए 1980 के बाद द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति। इस समय कई बीच में कई यात्राएं हुई कि भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए, वहां के लोग आए, जैसे 91 में। उस चीज को हमको नहीं बहुत देखना, बस देखना है कि दोनों में कहाँ शुरुआत हुई, इसकी सुधार की शुरुआत हुई। दोनों देश जो चाहते थे कि अपने संबंधों को हम सुधार लाए। नोट करिए, चीन 1981 के बाद भारत से संबंधों में सुधार लाने का प्रयास किया। 1981 के बाद भारत से संबंधों में सुधार लाने का प्रयास किया।
लेकिन वह भारत से सुधार लाने का प्रयास किया, लेकिन वह कोई इस संबंध में समझौता नहीं करना चाहता। क्या होता है, बस वो बातचीत के माध्यम से वो करता, लेकिन इस संबंध में कोई समझौता नहीं करना चाहता। हाँ, ये तो हम चाइना जब शुरू किए तभी कहे ना कि वो क्या करता है, कूटनीतिक वार्ता, कूटनीतिक वार्ता में भी उसकी वार्ता कूटनीतिक नहीं होती, स्वाद वाली नहीं होती, विश्वासघात की वार्ता होती है। रनिंग और न ही उसे आगे नोट करिए, और न ही पाकिस्तान के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलाव लाना चाहता था। जब हमारे दुश्मन की कोई हेल्प करेगा तो उससे मित्रता न होगी ना। आगे नोट करिए उसे ना, न ही पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलाव लाना चाहता था। पाकिस्तान से उसके संबंध कैसे हैं, मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलाव लाना चाहता था। आगे लिख लीजिएगा कि न ही, ऐसा ना हो कि आप लोग लिख लें तो उल्टा उसका अर्थ हो जाए। न ही पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलाव लाना चाहता था। और भारत क्या चाहता था कि पाकिस्तान से वो अपने संबंध को मित्रतापूर्ण न रखे, उसको हमेशा हर संकट में साथ उसका न दे। आगे नौकरी इसी में चीन ने यह नीति अपनाई की सीमा विवाद जैसे जटिल मुद्दों को अलग रखकर सीमा विवाद जैसे क्या हुआ, टूटा क्या, मुद्दों को अलग रखकर अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ाया जाए, जिसमें कि राजनीतिक आर्थिक अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ा जाए। जिसमें कौन कौन से मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहता है, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, संबंधों की दिशा में कार्य किया है। तो भारत भी देखिए, सुन लीजिए, हो गया, भारत भी इसमें तैयार हो गया कि ठीक है कि हम जटिल मुद्दों को रख के, ऐसा नहीं कि उसी मुद्दों को लेके अपने हम दोनों देश अपने संबंधों को ऐसे ठप छोड़े रहिए। भारत भी कहा कि ठीक है, उन मुद्दों को हम बातचीत चलती रहेगी और मुद्दों को आगे बढ़ा दें। लेकिन चीन का यह आश्वासन क्या हुआ, फिर चीन उसका यह आश्वासन पूरा आश्वासन ही रह गया, उसने दगाबाजी की, फिर कई बार सीमाओं में अतिक्रमण किया, उसके बाद भी कई बार सीमाओं पर अतिक्रमण होता। अभी हाल ही में देखे होंगे कई घटनाएं हुई, गलवान वैली में, पैंगोंग झील में, इस तरह की 1983 में एक घटना हुई थी। हर चीज को हम नोट नहीं करेंगे, बस इतना उसका समरी नोट करा के, ठीक। तो कहाँ तक नोट किए हैं, संबंधों की दिशा में कार्य किया जाए। इसमें लास्ट लाइन नोट कर लीजिए, भारत ने भी इस पर अपनी सामान्य रूप से सहमति दे दी। इस पर सामान्य रूप से सहमति दे दी।
गया 80 के बाद की, 80 से क्या, अब इसके बाद से कोई सी घटनाएं वो नहीं हुई। छोटी छोटी जो घटनाएं हुई है लास्ट में एक बार हम उसको सबको देख लेंगे, केवल हेडिंग बता देंगे और थोड़ा थोड़ा नोट करा देंगे। इसके बाद क्या था, दोनों देशों के कई प्रधानमंत्रियों ने, विदेश मंत्रियों ने कई बार एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुआ और समझौते हुए इन मुद्दों पर, व्यापारिक मुद्दों पर, सांस्कृतिक मुद्दों पर, अन्य मुद्दों पर। मतलब सीमा विवाद को छोड़ के जो जटिल मुद्दे थे, इस हर चीज पे सहयोग के, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इसमें सब आ जाते हैं। इन मुद्दों पे बातचीत होती है। वर्तमान में चीन से हमारा व्यापारिक संबंध बहुत ज्यादा है, जबकि सीमा विवाद अभी भी है। सीमा विवाद का मुद्दा सुलझा नहीं, लेकिन चीन से व्यापारिक जो संबंध है, आदान प्रदान बहुत ज्यादा है। लेकिन चीन से आयात ज्यादा होता है, निर्यात उसको कम होता है। इसको क्या करते हैं, व्यापारी भुगतान संतुलन, हाँ सर, या भुगतान से संतुलन होना चाहिए। उचित सब तो जितने छोटे देश हैं, थोड़े अगर बड़े देश से वो करते हैं व्यापार, तो उनको क्या होता है, भुगतान संतुलन जो होता है किसके पक्ष में रहता है, बड़े देशों से। छोटे देशों को नुकसान होता है, लेकिन उनके पास अगर सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, तो उनकी मजबूरी है। आप लोगों ने सुना होगा भारत चीन के संबंध में कि पंचशील, यस सर, हाँ, पंचशील क्या, 5 इसमें सिद्धांत थे दोनों, जिसमें 1954 में समझौता किया गया था। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, नाम याद कर लीजिए, चाउ एन लाई, और भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ समझौते हुए जो मुख्य रूप से उनको 5 पुष्प में किया गया। कहा गया कि दोनों देश इस समझौतों को माने। जैसे अभी देखते हो कि आप लोग जब भी विवाद की स्थिति आती है न्यूज में या कहीं देखेंगे, डिबेट देखेंगे, और भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विशेषज्ञ बैठते हैं, तो क्या कहते हैं कि चीन जो है पंचशील का उल्लंघन कर रहा है। इस चीज को उन्होंने क्या नाम दिया, पंचशील नाम दिया। 5 सिद्धांत जो बनाए उसका नाम दिया पंचशील। आज इसका उल्लंघन चाइना पहले ही कर चुका है। तो कब बना था पंचशील समझौता, कब हुआ, 54 में। आयुद्ध कब हो गया, 62 में। वो तो उल्लंघन करता ही है, उल्लंघन भी किया, युद्ध किया और एक तरफा जीत की घोषणा कर दिया। इस चीज को भी जान लीजिए, पंचशील जैसे इसका भारत चाइना संबंध में पंचशील एक बहुत अच्छा वो है टॉपिक। इस पर टिप्पणी लिखने की भी आ जा सकती है कि पंचशील क्या है। तो मूल चीज ये जानिए कि दोनों 1954 में समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, और 5 समझौते इसमें किए गए, जिसमें था एक दूसरे की दोनों संप्रभुता, एकता, अखंडता के सम्मान करेंगे। अपने देश से दूसरे देश में ऐसा कोई कार्य नहीं होने देंगे जिससे उसको नुकसान हो। समानता और समझौते की बात करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करेंगे, और एक दूसरे पर भले आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन आक्रमण जब हुआ कहीं से हुआ ना, ये 5 चीजें हैं। इसको पंचशील को नोट कर लीजिए। भारत चीन के संबंध में पंचशील का सिद्धांत या पंचशील की भूमिका। जैसे कोई टॉपिक उसको जानते रहिए।
रुक जाइए, इसमें नोट करवाते हैं। नोट करिए, भारत चीन संबंधों में पंचशील एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई की 1954 की भारत यात्रा और देखिए इसी समय 54 में इसको लीजिए तो इसको दिखाएं। 54 में चाओ एन लाई भारत आए और 54 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर चीन गए। तो दोनों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी घोषणा किया था। इन दोनों चीजों के इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये बता दिया। नोट करिए आगे। 54 में ही पहले कौन आए? चाओ एन लाई भारत आए, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू 2-3 महीने बाद चीन गए। उसके बाद ये जारी किया गया। बल्कि जब लिखे हैं चाओ एन लाई 1954 तो वहां जून लिख लीजिए। हाँ वही जून 1954 जिसे वो पता रहे। फिर भारत की यात्रा पर फिर अक्टूबर 1954 में पंडित नेहरू चीन गए। पंडित नेहरू चीन यात्रा पर गए। चीन यात्रा पर दोनों प्रधानमंत्रियों का एक दूसरे के देश में भव्य स्वागत हुआ। दोनों प्रधानमंत्रियों का एक दूसरे के देश में भव्य स्वागत। एक दूसरे के देश में मतलब चीन के भारत आए तो उनका भारत स्वागत किया। ये जब चीन गए तो इनका चीन ने भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत का मतलब कि अच्छा, मतलब गर्मजोश से, क्योंकि उस समय दोनों के संबंधों में सुधार हो रहा था। दोनों देश आजाद हुए हाल ही में और दोनों से संबंध बन रहे थे। हो गया? आगे नोट करिए। प्रधानमंत्री चाओ एन लाई की भारत यात्रा के अंत में दोनों द्वारा मतलब भारत और चीन के दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा एक संयुक्त विज्ञप्ति या संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती इस तरह की, मतलब दोनों लोग साथ संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों ने पंचशील के आदर्शों पर चलने का समझौता किया या बल दिया। पंचशील के आदर्शों पर चलने पर बल दिया।
देखिए ये बहुत बड़े बड़े सिद्धांत सब बताएंगे अपन क्या क्या, लेकिन एक एक लाइन पर नोट कर लीजिए बस पॉइंट वाइज चीज उतना नोट कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। वो 5 नोट करिए, पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित। पहला, एक दूसरे की संप्रभुता प्रादेशिक अखंडता संप्रभुता लिखिए देखिए, प्रादेशिक अखंडता के लिए सम्मान की भावना रखना और आचरण करना। सम्मान की भावना रखना और आचरण करना। डस्टर नहीं है क्या? टेस्ट हो सर, वहाँ पे सर होगा। सम्मान की भावना रखना और आचरण करना, पूरा मिल जाएगा ना? नहीं सर, ऐसे करने को जाता है। तो इसमें देखिए एक चीज रख कहें, संप्रभुता जानते हैं आप लोग ना? और दूसरा प्रादेशिक अखंडता, मतलब एक दूसरे के प्रदेश में, क्षेत्र में पूरे एक दूसरे का सम्मान रखें, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करें। संप्रभुता किसी देश के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि शक्ति, उसको अपने क्षेत्र में कुछ भी करने की शक्ति हो, दूसरा देश उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन दोनों ने भी समझौता किया कि हम एक दूसरे की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का पालन करें और आचरण भी करेंगे। 2 चीज नोट कराया, सम्मान की भावना तो रखेंगे ही और आचरण भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सम्मान की भावना रख रहे हैं, आचरण कुछ दूसरा, जो कि चीन करता है। भावना तो रखता है लेकिन आचरण उसका कैसा है? विस्तारवादी। पाकिस्तान का आचरण कैसा है? पाकिस्तान के मतलब भारत में वैमनस्य फैलाना, शांति को नष्ट करना ही है ना, अराजकता फैलाना। और सिद्धांत में क्या है, अपने क्या बताता है कि हम बहुत ही शांति प्रिय। और आज के नेता लोग जो करते हैं, जी सर, बड़े बड़े काम हैं। सभी नेताओं की बात हो रही है, किसी एक दूसरे किसी एक पार्टी की। आचरण बहुत अच्छा करेंगे, घुसखोरी नहीं करनी। अरे वो आचरण करें, बात करेंगे, लेकिन आचरण उनका कैसा रहता है? अभी ADR की रिपोर्ट आई है कि भारत के जो 500 सांसद हैं, 45 करोड़पति के अलावा छोड़िए, उस पे आधों पे आधे से अधिक 400 से अधिक सांसदों पे बहुत जघन्य अपराध है। किस तरह से राजनीति में आते हैं। ADR क्या है? ADR का नाम सुना आपको? कैसे ADR जैसे पेपर ऊपर पढ़ते हैं कि नहीं कभी आप? पत्रिका है, हाँ? कोई रिपोर्ट इसमें आती है सर, ADR से। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट, ये एक संस्था है जो लोकतांत्रिक रिपोर्ट जारी करती है। इसका एक संघ है तो वो बीच बीच में देता है, जैसे NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, ये तो सरकार की जो डाटा जारी करती है अपराध का कि किस प्रदेश में कितना अपराध हुए। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है कि NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे अधिक अपराध कहाँ? यही बोलिए। दिल्ली।
जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ ज़्यादा। मुंबई सबसे अधिक उसमें कौन दर्ज होता है? यूपी अपने जनसंख्या के हिसाब से, और कहीं कहीं वैसे भी होता है। तो एडीआर की जो रिपोर्ट आई निकालने का मतलब ये है, क्या ही करती है कि 4 सबसे अधिक सांसदों पर बहुत ही जघन्य अपराध के मुकदमे हैं। और उनकी बातें सुनिए, बहुत अच्छे हैं। आज जैसे लगेगा वैसे साधु संत नहीं होते हैं। एकदम सर। यही बात है कि यहाँ केवल भावना ही न रखना, एक दूसरे के अखंडता का सम्मान, आचरण भी करना। अगला नोट करिए, बात बढ़ जाती है आगे। कतनी करनी ये सांसद लिखना चाहते हैं। जैसे ये सांसद अगला नोट करिए, आक्रमण, मतलब ऐसे नोट कर लीजिए, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। एक दूसरे पर आक्रमण न करना, ये भी समझौता हुआ कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। जब किसका भी क्या हुआ भविष्य में उल्लंघन हुआ, अभी भी हो रहा है। अभी चल रहा है लेकिन तुरंत हो गया ना। अभी तो हर साल 2-4 झड़पें तो होती ही रहती हैं, जो हमारे पास आ जाती हैं पहुंच के ठीक है, कुछ वहीं दबा दिया जाता है, जो सैनिक स्तरों पर ही वार्ता हो गई हो जाता है। अगला नोट करिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। एक दूसरे को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। जैसे हमारे देश में क्या हो रहा है, अगर कोई आपस में कुछ पक्ष विपक्ष में कोई बात है, या चाइना में कुछ, तो उसमें एक दूसरे क्या समझौता होता है, एक दूसरे का हस्तक्षेप न करें। अगला नोट करिए, समानता और आपसी हित। समानता और आपसी हित, समानता की बात की जाएगी और आपसी हित मतलब दोनों का हित हो। एक अगर व्यापार होता है तो क्या होता है, दोनों का हित होता है। जो उनके यहाँ अधिक उत्पादन है, हमको दे रहे हैं, उसके बदले हम कुछ दूसरा दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, दोनों का हित है आपसी। और लास्ट पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गया ना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, अस्तित्व। जब हम इसका पॉइंट बताए थे तो अस्तित्व इसमें बताए थे ना, क्या है भारत के विदेश नीति का अस्तित्व पे वो है अस्तित्व, मतलब दोनों का अस्तित्व बना रहे और वो कैसा रहे, शांतिपूर्ण। भारत की विदेश नीति के एलिमेंट तत्वों में भी इसको शामिल किया गया है। ये हो गया पंचशील समझौता। जब ये घोषणा की गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत खुश थे, कहे कि जो पंचशील समझौता है विश्व को मार्ग दिखाएगा, विश्व में इससे शांति आएगी। उल्टा होगा, ये उल्टा तो नहीं, उल्टा नहीं बोले कि होता है। जिसे ठीक है कि ये माना गया है, क्योंकि ये दोनों देश विश्व के सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या के आधार पे। अगर इन दोनों देशों से और इनके एरिया को मिला दिया जाए, जैसे चीन और उसके, 1/3 जनसंख्या तो इधर ही आ जाती है विश्व की। 1/3 जनसंख्या लगभग इन्हीं देशों की आ जाती है, इसके आसपास। जैसे विश्व के जनसंख्या में देखेंगे बड़े देश तो सब भारत के आसपास ही है। चाइना है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, और फिर उधर कोई बचता है ज्यादा संख्या वाला देश तो अमेरिका ही बचता है।
तो इसलिए ये माना गया कि अगर जनसंख्या का एक बड़ा भाग अगर शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से रहे, उसको सब सुविधाएं मिले, तो विश्व शांति लाया जा सकता, विश्व का विकास किया जा सकता। ये हो गया पंचशील समझौता है। देखिए भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंध, भारत चीन के सांस्कृतिक संबंध थोड़ा तेजी से करिए आपको, नहीं तो आज भी इसमें इतना मैटर है, इसको हम 60 करके आते हैं कितना सही देखना है, फिर भी कुछ न कुछ छूट जाता है। सांस्कृतिक संबंध देखिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध माना जाता है कि बहुत पुराना है। जैसे पहले नारा दिया जाता सांस्कृतिक संबंध में भाषा की होगी कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन इसमें एक समझौता हुआ 1988 में, सांस्कृतिक समझौता, कि हम अपने देश में एक दूसरे को शिक्षा के लिए कोई प्रदर्शनी होती है, पुरातत्वविद जो आते हैं उसके लिए, आदान प्रदान के लिए, इन सब चीज़ों पे हम ऐसी नीति बनाएंगे कि एक दूसरे का सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत आसानी से होता रहे। जैसे महोत्सव हुआ कोई चीन का, उससे संबंधित सांस्कृतिक हुआ, भारत के लोग वहाँ पढ़ने जाए, वहाँ के लोग यहाँ आए, इन चीज़ों को हम आसान बनाए। इस चीज़ पे एक समझौता हुआ, उसको बस नोट कर लीजिए। और एक चीज़ है इसमें, दोनों देशों ने मतलब एक वो बनाया कि हम सांस्कृतिक स्तर बढ़ावा देने के लिए वाहन सिटी, सिस्टर सिटी मतलब एक मान लीजिए वहाँ की बीजिंग को ले लिया गया, यहाँ की दिल्ली, जी सर, इनको घोषित कर दिया गया कि ये सिस्टर सिटी रहेगी। इन दोनों के बीच भी एक समझौता होगा और एक दूसरे से सहयोग होगा। इस पर भी वो कहा गया कि हम सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के लिए एक दूसरे कैसे हम घोषित करेंगे, सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट। जैसे अभी जापान से हुआ था ना बनारस क्वेटो, आ जाइए, बनारस को लेके हुआ था ना कि क्वेटे से समझौता हुआ था कि क्वेटो यहाँ पे बनारस को विकसित करेगा और यहाँ की संस्कृति को क्वेटो से वो किया जाएगा। इसी तरह इसमें भी वो किया गया कि सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा, जो दोनों शहरों में समझौता होगा, उनसे जो भी फेमस चीजें आदान प्रदान होगा, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत का भी आदान प्रदान होगा। सिस्टर सिटी होती है, ट्विन सिटी होती हैं। ट्विन सिटी कौन है इंडिया में? हैदराबाद और सिकंदराबाद, मतलब जुड़वा सा। इसमें एक चीज और एक किया गया था कि दोनों देश एक दूसरे की समझौता करेंगी, तो जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा कि जहाँ से भी मेल जोल हो उस तरह का उन दोनों को सिस्टर सिटी घोषित करके सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाए। इसी सिलसिले में 2014 में हामिद करजई भारत के कौन उपराष्ट्रपति थे? हामिद अंसारी, वो चाइना की यात्रा पर गए और उन्होंने सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक स्तर पे बढ़ावा देने के लिए समझौते किए और उन्होंने कहा कि वेनसांग कहाँ का नागरिक था हमारा? चीन का। उसके इतिहास को ये लोग कहे कि साझा किया जाएगा सांस्कृतिक स्तर के लिए। देखिए सांस्कृतिक की बात हो रही, देखिए बहुत पहले से वेनसांग किस शताब्दी में आया था? छठी तो देखिए कितना पुराना हो, वो आया यहाँ की चीजों को गया, उस समय वो किया। इस समय था कि उसके जो उस समय जो पुराना लगभग 2000 साल तो हो गया ना, ये चीजें उनका भी आदान प्रदान हम करेंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। तो इसमें बस नोट कर लीजिए थोड़ा सा इसी चीजों को साथ।
कि भारत और चाइना के संबंध में विवाद की चीजें ज़्यादा है। समझौते तो सब हुए लेकिन उनका अमल कम हो पाया। लेकिन विगत कई वर्षों से जैसे 80 के बाद सही बात हो रही है, क्या हुआ इस तरह की घटनाएं नहीं। आज भी जो घटनाएं हो गई, खास करके गलवान वैली जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। शहीद उनको हम बोलेंगे, मरना तो हम आप मरेंगे तो मर जाएंगे। जी सर, सैनिक हैं, बलिदान शहीद होते हैं। शहीद सेना का सम्मान इसीलिए है कि वो सबके उसकी में नहीं मिलता। यहाँ तक कि यहाँ जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। CISF, CRPF, इसमें जो उनकी मांग है तो से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको भी शहीद का दर्जा किया जाए। शहीद होने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। बहुत लोग देखेंगे सेना के नाम पर कहते हैं कौन नौकरी वहाँ करने जाए, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं कि उनकी कई पीढ़ियां हो रही हैं। एक शहीद हो जा रहा है, माँ फिर भी कर रही है, उसी समय घटना 2-4 दिन पता लगा दी, उसी दिन आ रही है उनकी बॉडी, माँ कह रही कि अपने बेटों को भी सेना भेजिए। ये सबके बस की बात है नहीं। ये शहीद परिवार ही इसमें कर सकते हैं। अगर सर कोई आप IPS ऑफिसर है और नक्सली कोई मतलब उड़ा दे रहे हैं, अगर मर गए तो उनको सही उनको इंडियन मिलिट्री सर्विस के हिसाब से उनको मिलती है सही जो नक्सली हमले में, लेकिन वो जो कई जगह हुआ लेकिन वो शहीद नहीं माने जाते, जिससे दूसरी बात। वैसे तो पुलिस वाले अपने प्रदेश के भी जो होते हैं वो भी किसी उसमें कर रहे हैं तो वो विभाग के हिसाब से शहीद का उनको दर्जा मिलता है। सर बलिदान शहीद ये अलग अलग मतलब नहीं, शहीद वही चीज़ है कि बलिदान हो गए कर दिए। बलिदान तो कोई भी करता है कि राजा महाराजा भी होता था कि अपना बलिदान करते थे, तो उसमें ये शब्द का हुआ है कि वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, युद्ध में लड़े जो वही मारे गए। जैसे सर न्यूज में आता है जो हाँ। CISF का बताया उसमें आके मतलब बलिदान हो गया। हाँ, बलिदान दे दिए कि अपने बलि जान क्या कर दिए हो, दान दे दिए। यहाँ हुआ ना छोटे ये सब शब्द का हुआ है, लेकिन शहीद का जो दर्जा मिलता है वास्तव में वो आर्मी के लिए होता है। हमारे जिले में सबसे अधिक आर्मी वाले गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत आर्मी वाले। वहाँ पे एक गांव है गामर, नाम सुना है कभी आप लोग? क्या है गामर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, इसको सर्च करिएगा आप लोग मोबाइल। हाँ, गामर एशिया का सबसे बड़ा गांव। यहाँ हर घर में माना जाता है कि एक आर्मी वाले। वहाँ गांव में छोटी सी कैंटीन है, उसी गांव से 10,000 की संख्या में आने वाले। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम, चलेगा इस शहीद के नाम पे आगे हमर सर्च करके पढ़िएगा। भारत चीन सांस्कृतिक संबंध। भारत चीन सांस्कृतिक संबंध नोट करिए, सांस्कृतिक समझौता। भारत चीन सांस्कृतिक समझौते में सांस्कृतिक सहयोग का प्रावधान है। सांस्कृतिक सहयोग का प्रावधान। जिस पर मई 1988 में हस्ताक्षर किए गए। सांस्कृतिक सहयोग कब हुआ? मई 1988 में हस्ताक्षर किए गए। मई 1988 में हस्ताक्षर किए गए। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम
कोष्टक में CPE लिख लीजिए, ठीक है, CEP, इसका फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। लिख दें? नहीं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम मतलब सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। हम वहाँ के संस्कृति को अपनाएंगे, वो हमारे एक दूसरे के, इसको CPE के नाम से किया गया। कार्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है, कार्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है। एक नया सांस्कृतिक, आगे नोट करिए, एक नया सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, एक नया सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2010 में चीन के प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ की भारत यात्रा पर हस्ताक्षर किए गए। भारत यात्रा के समय हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रदर्शनी किन किन क्षेत्रों में आदान प्रदान होगा, उसको बहुत क्षेत्र है लेकिन जो मेन है उसको नोट करवाते हैं बस आपको। प्रदर्शनी कलाकारों, अधिकारियों, लेखकों, कलाकारों, अधिकारियों, लेखकों, पुरातत्वविद क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व, जो बिल्डिंगें होती हैं पुरानी संरक्षण काम करते हैं, उसके विशेषज्ञ होते हैं, उनको कहा जाता है पुरातत्वविदों। सांस्कृतिक पर्वों के आयोजन, पर्वों के आयोजन, वही पर्व, फिल्म महोत्सव, पिक्चर, फिल्म क्या होती है, जो ये भी तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्य हैं। जैसे अफगानिस्तान का मैं पढ़ा रहा था, बताया ना कि अफगानिस्तान में भारतीय फिल्में बहुत देखी जाती हैं, और यहाँ के जो अभिनेता अभिनेत्रियां वहाँ बहुत फेमस हैं। अब भारत पाकिस्तान तो एक ही था, तो उसमें जो देखी जाती, हम लोग पाकिस्तान के नहीं देखते हैं अभी, हम लोग उनका वो नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनका आप लोग नाम जानते होंगे। कई पाकिस्तान के एक्ट्रेस एक्टर यहाँ काम करते हैं। ये कौन गायक है जिनका बहुत ज्यादा हो जाता है? नहीं, वो तो हाँ, वो तो गजल गायक है। इंडिया के एक उन्होंने भारत की नागरिकता ले लिया, नाम याद नहीं आ रहा, अदनान सामी, वो पाकिस्तानी को थे लेकिन भारत की उन्होंने नागरिकता ले ली। तो फिल्में और ये सब चीजें जो हैं, ये भी क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम है। फिल्म महोत्सव, युवा कार्य एवं खेल आदि शामिल है। युवा कार्य एवं खेल,
युवा कार्य एवं खेल शामिल। खेल भी क्या है? ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का ही वो है। हमारे देश की टीम वहाँ जा रही है, उनके देश की टीम यहाँ आ रही है, फिर और खेल हो रहे हैं, ओलंपिक हो रहा है, एशियाई खेल हो रहे हैं, सभी देशों के लिए जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की जो संस्कृति को है, कल्चर को समझ रहे हैं। इन चीजों में मुख्य रूप से हुआ कि समझौता जो हुआ था 88 में हुआ था, फिर एक नया समझौता 2010 में, तो इस पर हम कार्य करेंगे। देखिए सिस्टर्स बहनों का भी नोट कर लीजिए, करना हो तो एक समझौते ज्ञापन के माध्यम से दोनों देशों ने ज्ञापन के माध्यम से, मतलब एक और समझौता हुआ, एक समझौते ज्ञापन के माध्यम से दोनों देशों के बीच वहन राज्य वहन सिस्टर स्टेट राज्यों या सिस्टर स्टेट सिटीज, सिस्टर सिटीज नहीं, स्टेट लिख लीजिए, सिटी मत करिए, वो भी हो सकता है, यहाँ शहर लिखना पड़ेगा, बहन स्टेट लिखिए, स्टेट वहां राज्यों या सिस्टर सिटी की स्थापना की गई। स्थापना की गई जिसमें कि परस्पर हित और संपर्क विकसित किया जा सके, जिसमें कि परस्पर हित और संपर्क विकसित किया जा सके। ये हो गया सांस्कृतिक संबंध। इसका सन का वो नहीं, इसके बाद आया 13 ओवर में आया, ठीक, चेक वो नहीं है इसका। और वहां पे देखिए इसी सब के बताया था कि हामिद अंसारी ने जो भारत के पूर्व वो थे उपराष्ट्रपति दौरा किया उन्होंने, उस समय भी सांस्कृतिक महत्व के कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उस समय क्या किया गया था? भारत और चीन का एक विश्वकोश जारी किया गया था, प्राचीन जितना उसका वो था, उसी में इंसान की यात्रा और इन समूह को चीजों को लेके भी जारी किया गया था। तो इतना बहुत नोट तो जानते रहिए, जो मेन चीज फैक्ट है नोट कराने लायक करा दे रहे हैं। और दोनों देशों के विश्वविद्यालयों में सहयोग होगा। कई विश्वविद्यालयों का है कि आपसे उनसे टाइप है कि हम एक दूसरे की सांस्कृतिक और पढ़ाई लिखाई का वो करेंगे। जैसे चीन में एक है फुदान विश्वविद्यालय, फुदान, हाँ, फुदान विश्वविद्यालय में है कि भारतीय गांधीवादी विचारधारा को और भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई। इस तरह के भी सहयोग हुए फुदान विश्वविद्यालय में। ठीक, नोट करेंगे इसको कि आगे बढ़ें? इसमें बहुत से विश्वविद्यालयों का बहुत, चलिए नोट कर लीजिए, एक आध का नोट कर लीजिए। बहुत समझौते होते हैं तो बुक उसमें जो पेपर में नोट करिए, इसको बताते हैं। एक नोट करिए, भारतीय प्रधानमंत्री नहीं, उसी में भारतीय प्रधानमंत्री 2015 में चीन की यात्रा के दौरान भारत चीन थिंक टैंक फोरम, थिंक टैंक
विशेषज्ञ और वो रहेंगे विद्वान, उनका एक फोरम बनाया जाए। जैसे होता है ना कि इनका थिंक टैंक है जो सोचने विचारने की क्षमता रखते हैं लोग। जैसे होता है मान लीजिए किस कॉलेज का थिंक टैंक कौन है, इस प्रदेश का थिंक टैंक कौन है, तो जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं। तो थिंक टैंक फोरम के गठन करने का निर्णय लिया गया 2015 में। मोदी जी गए थे चाइना। इसी यात्रा के दौरान फूडान विश्वविद्यालय इसी यात्रा के दौरान फूडान विश्वविद्यालय, फूडान लिख रहा हूँ था खरगोश वाला था। फूडान अच्छा था। फूडान विश्वविद्यालय संघाई में, कहाँ है संघाई में, हाँ आगे लिख लीजिए। फूडान विश्वविद्यालय संघाई में गांधीवादी एवं भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। देखिए भारत के कई शहरों में भी गांधीवादी विचारधारा पढ़ाई जाती है। एक कोर्स होता है, इसमें पीजी होती है, पीएचडी होती है, पेपर होते हैं। गांधीवाद पे कोर्स कर सकते हैं आप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी है गांधी शांति अध्ययन केंद्र, वहाँ से डिप्लोमा होता है, पीजी होती है, लोग पीएचडी करते हैं। यहाँ पे भी है सर? यहाँ नहीं, यहाँ हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में यहाँ बौद्ध अध्ययन केंद्र पे है। जैसे यहाँ पे बौद्ध अध्ययन केंद्र है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, और कई विश्वविद्यालयों में है। यहाँ तो बौद्ध विद्यापीठ का वो स्थापना की गई कि बौद्ध अध्ययन केंद्र पे आप वो कर सकते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए इन क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। इस्लामिक स्टडीज सेंटर खुले हैं जगह, इसमें कोर्स भी होता है। हिंदू स्टडीज केंद्र है, वेदों की पढ़ाई होती है। तो ये सब किस लिए होते हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो जो जितने बौद्ध केंद्र हैं और यहाँ क्या करते हैं, जो अधिकतर पश्चिमी देश हैं, साउथ एशिया के देश, साउथ ईस्ट के देश, इधर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, ये सब क्या करते हैं, बौद्धिस्ट जितने स्थल हैं या जितना अध्ययन केंद्र होता है, इनका आदान प्रदान वहाँ से ज़्यादा रहता है। देखेंगे कि चाइना के लोग आएंगे तो जितने भारत के बौद्धिस्ट केंद्र हैं जाते हैं। नेपाल गए लुम्बिनी होते हुए, सारनाथ आए, कुशीनगर गए, बोध गया गए। और इन शहरों में जितना इधर नाम ले रहा हूँ मैं बौद्ध केंद्रों का, वहाँ आप लोग जाएंगे तो वहाँ डेवलपमेंट भी बहुत फंड देते हैं। जितने बौद्धिस्ट देश हैं वहाँ पर लिखा रहता है कि कहाँ कहाँ। सारनाथ में आप लोग जाइए कभी देखिए, यही बगल में कुशीनगर जाएंगे फिर देखेंगे आपको लगेगा कि आप उस क्षेत्र में कि दूसरे देश में ही हैं क्या, थाईलैंड, कंबोडिया में ऐसी बिल्डिंगें और हो रहा था। गया यहाँ कुशीनगर कोई तो कोई नहीं पहुँची गई। और वहाँ पे भी जगह जगह छोटे छोटे बहुत अध्ययन केंद्र और इस सब की पीठों की स्थापना हो रही है। ये हो गया भारत चीन सांस्कृतिक संबंध। अब इसमें सब लगभग हो चुका है। अब हम लोग इसमें बस बचेगा कि भारत चीन के विवादित वर्तमान में कौन कौन से चीजें हैं। इसे विवादित पूरा देखना है कि भारत चीन के बीच, ये तो हो गया कि हम एक बार पूरा देख लीजिए सांस्कृतिक संबंध और सब होते हुए सामरिक आगे।
कि भारत चीन में तनाव के बिंदु कौन कौन है। इस तनाव के बिंदु में भी हम कई चीज पढ़ चुके हैं। भारत चीन संबंध में तनाव के बिंदु नोट करिए इसको। तो जो पढ़ चुके हैं उसका केवल हेडिंग नोट कराएंगे, उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, भारत चीन संबंधों में तनाव या विवाद के बिंदु या तत्व। तनाव के बिंदु। होगा कि थोड़ा देखिए, पहली चीज है तिब्बत की समस्या। तिब्बत की समस्या हम लोग पढ़ चुके हैं, नोट कर लीजिए। इसमें नोट कुछ नहीं करवाना, ये पॉइंट वाइज रहेगा ना सर? हाँ, आप पॉइंट नोट कर लीजिए। तिब्बत समस्या, तो तिब्बत समस्या हम लोग पढ़ चुके हैं ना जी सर। कि तिब्बत में क्या समस्या थी। तिब्बत कब वहाँ विद्रोह हुआ था भारत के कार्डों से, वो अभी तक वो बना हुआ है। कब विद्रोह हुआ था तिब्बत में? 1959 में। 1959 में विद्रोह हुआ। तो चाइना को लगता था कि भारत ही इस विद्रोह में शो कर रहा है मदद। अब भारत ऐसा कुछ कार्य नहीं किया, लेकिन उसने शरण दे दिया दलाई लामा और अन्य तिब्बती शरणार्थियों, जिससे कि चाइना का मानना है कि वो भारत हमेशा वो कर रहा है। जबकि ये तिब्बत क्या था, एक स्वतंत्र देश पहले था। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1950 में चाइना धीरे धीरे उसकी कब्जा करने लगे और वो कहे कि ये तिब्बती लोग रहेंगे यहाँ पे, हम इनको अपने देश में रहते हुए इनको कुछ अधिकार देंगे, ये हमारी स्वतंत्रता में रहेंगे। लेकिन 8-9 साल बीतते बीतते क्या किए, इन लोगों का दमन करने लगे। तो तिब्बतियों क्या हुआ, विद्रोह फूट पड़ा। उस विद्रोह को चाइना ने दबा दिया पूरी तरह से, सैन्य शक्ति लगा के चाइना ने दबा दिया। तो वहाँ के जो राजनेता थे और धर्मगुरु थे वो कहाँ भाग गए, भारत। भारत ने उनको शरण दे दिया, शरण दे दिया। उस शरण की वजह से चाइना और भारत में तनाव का बिंदु बना। ये सब चीज हम आगे पढ़ाए, नोट करवाए होंगे। तो इसमें आगे अगला पॉइंट है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं। मैक-मोहन रेखा, अभी तक हम बता रहे थे कि जब युद्ध हुआ था, मैक-मोहन रेखा देखिए बनी कब थी, 1914 में शिमला में एक समझौता हुआ था ब्रिटिश भारत और चीन और तिब्बत के बीच। क्योंकि ये किसके किसके बीच है, ब्रिटिश भारत, एक तरीके से एक तरह से तिब्बत और भारत के बीच थी। अब तो चाइना बन गया था, भारत चाइना कहते हैं हम लोग। जर्मन का बहुत ये 1914 में हुआ था, समझौता हुआ था। इसको हम नोट करवा देंगे, अभी कराएंगे। ब्रिटिश भारत तिब्बत और के बीच हुआ था, और उसमें चीन के भी प्रतिनिधि थे। उसमें चीन के भी प्रतिनिधि थे, क्योंकि चीन उस समय भले वो स्वतंत्र था, लेकिन हम चीन की नजर हमेशा उस पर थी। इन तीनों के बीच हुआ था 1914 में शिमला में समझौते के दौरान। जब 1962 की लड़ाई हुई थी, और चीन जो है मैक-मोहन रेखा को मानता नहीं है, वो कहता है कि हम इसके और आगे करेंगे। जब 1962 की लड़ाई हुई, चीन मैक-मोहन रेखा के और आगे तक आ गया। लेकिन अचानक जब उसने युद्ध अपनी जीत की घोषणा की, वो देखने लगा कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, तो वापस लौट गया और 20 किलोमीटर मैक-मोहन रेखा से और आगे वापस चला गया। उस क्षेत्र को कहा गया कि वो सैन्य विहीन क्षेत्र रहे। लेकिन चीन जो कहता है कि ये मैक-मोहन रेखा हमारी लाइन नहीं है, हम और आगे तक है हमारी लाइन। इसको लेके विवाद का बिंदु रहता है।
इसको नोट कर लीजिए बस थोड़ा सा। नोट करिए मैक मोहन रेखा। यह अंतरराष्ट्रीय रेखा भारत और चीन सीमा का विभाजन करती है। भारत और चीन सीमा का विभाजन करती है। भारत इस रेखा को वैध अंतरराष्ट्रीय रेखा मानता है। वैध अंतरराष्ट्रीय मतलब लीगल। हाँ वैध वैध अवैध होता है ना कि ये काम वैध उसका लीगल अंतरराष्ट्रीय रेखा मानता है। परंतु चीन हमेशा चीन हमेशा इस रेखा को साम्राज्यवादी रेखा कहकर अस्वीकार करता है। चीन इस रेखा को साम्राज्यवादी रेखा कहकर वादी रेखा कहकर अस्वीकार करता है। वो इस रेखा को नहीं मानता है। साम्राज्यवादी रेखा कहकर अस्वीकार करता है। सन 1914 में शिमला में चौदह उल्टा लिख लेंगे फिर कहेंगे सब गलत। 1914 में शिमला में ब्रिटिश भारत चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में इस सीमा रेखा का प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। देखिए इसमें इसका नाम मैकमोहन क्यों पड़ा? जो ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल थे के सदस्य थे उनका नाम था आर्थर मैकमोहन। उन्हीं के नाम पर इसका नाम मैकमोहन पड़ गया। नोट कर लीजिए। जैसे ये सब फैक्ट है, ऐसे लगता है कि हमको याद रहेगा लेकिन भूल जाता है। नोट करिए, इसमें बताते हैं कहाँ लिखवाए हैं। ठीक, रुकिए इसको कम करके बताते हैं। शिमला सम्मेलन में नोट करिए। शिमला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य आर्थर भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य। तेज बोलते हैं क्या? इतना आराम से बोलते हैं बार बार। आर्थर हेनरी मैकमोहन आर्थर
आर्थर हेनरी मैकमोहन। शिमला समझौते में भारत का पुण्य किसने किया था? आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इन्हीं के नाम में क्या उसका नाम रख दिया कैसी? मैकमोहन रेखा। आर्थर हेनरी मैकमोहन। ये पहले किसकी वो थी? भारत और तिब्बत की थी, लेकिन चीन के भी प्रतिनिधि थे। लेकिन मूल रूप से ये किसको किसको अलग कर दी थी? तिब्बत और भारत। जैसे दुरंत रेखा किसको किसको अलग करती? अफगानिस्तान पाकिस्तान। लेकिन इस समय वो पाकिस्तान से हो गया है। एक डुअल में अगर देखा जाए तो दुरंत रेखा, और इसका चाइना जो है हमेशा क्या करता है? विरोध करता है। और ये सीमा जहाँ है वहां पे एक ऊंची पर्वतमाला है, तो ये प्राकृतिक स्थल भी है। जैसे कल भी बताए हम कि जो विभाजन होता है या तो कोई पहाड़ी हो, नदी हो, उसके आधार पे। लेकिन चीन क्या करता है? कहता है इसके आगे हमारी सीमा है। चीन जो है इसका विरोध करता है। जबकि वास्तव में मैकमोहन रेखा को मान लिया जाए तो ऐसी वहाँ प्राकृतिक पर्वतमाला भी है कि दोनों देशों का वो किया जा सकता है। लेकिन दोनों बहुत दूर क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे एकदम सीमा एकदम निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से वो रहेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत की सीमा पर कि वहाँ 8-9 क्या 12 महीने ही कहिए कि बर्फ जमी रहती है। वहाँ कोई आ जा नहीं पाता, वो तो सैनिक किसी तरह रहते हैं। लद्दाख का जैसे है मामला। ये हो गया अगला विवाद का बिंदु। अगला नोट करिए लद्दाख। लद्दाख को लेके भी चाइनीज हमेशा वो करता रहता है। इसके कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, खासकर वो अक्साई चीन से जो लगे भाग हैं उसमें। इसमें कोई चीज नहीं है, ठीक नहीं। अब आगे देखते हैं। डोकलाम मुद्दा। जैसे इस समय क्या हुआ, वर्तमान में इधर 10 वर्षों 15 वर्षों उसी सेंस में आगे बढ़ते हैं। डोकलाम मुद्दा। डोकलाम एक क्षेत्र है, ये कहाँ पे स्थित है? भूटान में है, लेकिन भारत से इतना पास में है और भारत के लिए इसका सामरिक महत्व है। इस पे है, इसका वर्तमान में कब्जा किसका है? भूटान का है। जैसे भूटान का आप लोग देख रहे हैं मैप ना, यहीं पे है वो डोकलाम, यहाँ पे। और इसका चीन क्या करता है? चीन अपना दावा करता है, चीन इस पर अपना दावा करता है। लेकिन भारत जो है, एक भारत भूटान के पक्ष में रहता है कि यह भूटान का है, क्योंकि अगर चीन यहाँ तक पहुंचेगा तो भारत के लिए और दिक्कत है। इसका सामरिक महत्व है, रणनीतिक महत्व की सैन्य शक्ति और चीजों से लेके ये भी एक विवाद का विषय है। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए एक लाइन। डोकलाम मुद्दा। डोकलाम भारत चीन संबंधों में डोकलाम तनाव का ताजा मुद्दा है। डोकलाम तनाव का ताजा मुद्दा है। डोकलाम मिलके ताजा मुद्दा है। यह भूटान में स्थित है, यह भूटान में स्थित है। इस पर चीन अपना दावा करता है। यह भूटान में स्थित है, अपना दावा रखता है, लेकिन भारत इसका विरोध करता है। लेकिन भारत
इसका विरोध करता है। क्योंकि भारत के लिए जो कलाम रणनीतिक एवं सामरिक महत्व रखता है, रणनीतिक एवं डोकलाम भारत के लिए डोकलाम रणनीतिक एवं सामरिक महत्व रखता है। सामरिक महत्व में जिसमें सैन्य सेवा और सब चीजें सब आ जाती है। अब कुछ एक आध दो मुद्दे और बच्चे अगला करेंगे तो पूरी कर देंगे, आगे अगले को करेंगे थोड़ा सा जो वर्तमान स्थिति है। ठीक।